हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, तो ये त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजाओं को कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम यहाँ पे सामाजिक स्थिति के बारे में इनकी देखेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। फिर आगे थोड़ा आर्थिक वगैरह भी इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक जीवन। तो अब देखो भाई, इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको कभी मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ जाए ना, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, ठीक है? क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जैसे ये हमारा क्या है, पुराना टाइम ही चल रहा था। तो जैसे अगर आप लोगों को नहीं भी पता हो ना, तो इस टाइम पे जो आपने गुप्ता की सामाजिक जीवन पढ़ा होगा, ठीक है? आपने लेटर गुप्ता पढ़ा होगा, है ना? उत्तर उत्तर गुप्त वाला। तो इस टाइम पे आपने आप लोगों ने जो सामाजिक स्थिति पढ़ी होगी ना, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो आप उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना, ठीक है? वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और ये कलचुरी वगैरह सब क्या थे, उसी टाइम के तो पार्ट थे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है? वैश्य थे और शूद्र थे, ठीक है? इन लोगों के बारे में वर्णन आता है। इनका उच्च स्थान था, उससे कम इनका था, उससे कम इनका था और सबसे कम इनका था। ये क्या करते थे? ये शास्त्रार्थ करते थे, ये युद्ध वगैरह और शासन पद्धति में भाग लेते थे। इनका काम व्यवसाय और कृषि था और इनका काम क्या था? इन तीनों की सेवा करना, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। फिर आता है नवीन जाति। तो नवीन जाति आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब गुप्त काल हम देख रहे थे, तो नवीन जाति में अग्रहार आ गए थे, कायस्थ जाति आ गई थी, चांडाल वर्ग आ गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि कायस्थों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अभिलेखीय प्रमाण ही मिल गया है कि कलचुरियों के रीवा अभिलेख में कायस्थों का उद्भव शूद्र वर्ग से स्वीकारा गया था, ठीक है? ये बहुत अजीब फैक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको मेंस वगैरह में देखने को मिल जाए। फिर सूत्रधार, लोहाकार, मोची आदि निम्न जातियों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है कलचुरियों के अभिलेखों में। अब ये वाली चीज़ इसी में है कि किसी और में है पता नहीं, क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ा था उसमें बस इतना ही लिखा था कि रीवा के अभिलेख में ये कायस्थों का जो उद्भव है वो शूद्रों से बताया गया है, ठीक है? फिर आगे है कि एक पत्नी प्रथा आदर्श था, मगर बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। आदर्श हमारे भारत में कभी अ, देखा है आपने कभी आदर्शों का पालन करते हुए? आदर्श तो बहुत कुछ है भारत में, मगर पालन नहीं होता है। स्त्रियों की स्थिति अगर आप देखोगे इस टाइम पे, तो क्या थी? संतोषजनक थी। अब क्या होता है ना यार कि है ना, जैसे आप कभी देखोगे ना, तो हर सोसाइटी में 3 लोग रहते हैं। एक होते हैं उच्च वाले, एक होते हैं मध्य वाले और एक होते हैं निम्न वाले। तो स्थिति हमेशा क्या रहती है? निम्न वालों की खराब रहती है, उससे अच्छी इनकी रहती है और सबसे अच्छी इनकी रहती है। तो जब भी इतिहास का अध्ययन किया जाता है ना, तो जनरली इसी वर्ग को ध्यान में रख के किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमेशा आपको अच्छी अच्छी स्थिति ही देखने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी? संतोषजनक थी। कलचुरियों के अभिलेख में की वंशावलियों में रानियों का भी वर्णन उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। मतलब अभिलेखों में क्या है, जो राजा होते थे उनकी रानियों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब जब रानी का वर्णन अगर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि रानी का कुछ ना कुछ तो हैसियत रहती ही होगी, इसलिए किया, नहीं तो नहीं करते। फिर जो रानियाँ होती थी उनको ग्रामदान का अधिकार भी दिया जाता था। अलग-अलग उत्सवों पे, अलग-अलग ओकेशंस पे, महत्व पे, कोई राजा जीत के आ गया तो भाई खुशी-खुशी में ग्रामदान कर दिए, कोई मंदिर बनवा दिया तो ग्रामदान कर दिए। तो ये अधिकार राजाओं के साथ-साथ रानियों को भी था। अब आप देखिए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हमने जो 3 वर्ग देखे थे उसमें किसको आइडेंटिफ़ाई कर रहा है? पहले वाले को ही कर रहा है। चौथा क्या था कि शिक्षित स्त्रियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे प्रमुख कौन थी? राजशेखर की पत्नी खुद एक उच्च कोटि की कवयित्री थी, है ना? अब ये देख लो, अब राजशेखर जो थे वो ब्राह्मण संप्रदाय से आते थे, संप्रदाय बोल रहा हूँ, ब्राह्मण वर्ग से आते थे। तो इनकी कवयित्री अच्छी उच्च कोटि की विद्वान निकली। नृत्य, संगीत, चित्रकला प्रमुख विषय हुआ करते थे महिलाओं की शिक्षण व्यवस्था के लिए। अस्त्र शास्त्र संचालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता था महिलाओं को, ठीक है? तो आप देखिए कि ये 4-5 पॉइंट जो हैं, अगर स्त्रियों के ऊपर से लिखने को आ जाए, तो आप इसमें लिख सकते हैं। खान-पान की अगर बात करें, तो खान-पान में क्या होता था भाई, जनरली तो क्या होता था कि जो आपका वेजिटेरियन है, उसे हम क्या वेजिटेरियन जो है, तब मांसाहार जो होता था ना, वो मांसाहार हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? चांडाल एक वर्ग था, जहाँ पे हमें मांसाहार देखने को मिलता है। पहनावा क्या है? तो भाई वही पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता होता था और महिलाओं के लिए जो होती थी, धोती टाइप की चीज़ें होती थी, जिसे मतलब वर्तमान में तो साड़ी बोल देते हैं, मगर उस टाइम पे कोई और सा वर्ड प्रचलन में था। मनोरंजन,
एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, आज के टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल है, ठीक है? मोबाइल ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उस टाइम पे क्या होता था, आखेट होता था, आखेट यानी कि शिकार, नाटक होता था, नृत्य होता था, संगीत होता था, कीड़ा होता था। इसके अलावा क्या होता था, एक खेल होता था, ठीक है? जिसमें पासों का खेल हो गया, शतरंज का खेल हो गया, घोड़ा दौड़ हो गई, बैलों की दौड़ हो गई, बैलगाड़ियों की दौड़ हो गई। ये सारे दौड़ भी इस टाइम पे आयोजन किए जाते थे अलग-अलग अवसरों पे, ठीक है? तो ये जो था, ये हमारे सामाजिक जीवन के बारे में हमने देखा। अब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्थिक जीवन की स्थिति के बारे में आ रहा था, तो इतना ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं ख़ास। मैंने बस यहाँ पे भूमि माप के प्रकार जो प्रचलित थे, वो लिख लिए थे। एक होता है हल, एक होता है हस्त, तालुक, विवर्तन और उपज। अब इसमें जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है निवर्तन है। निवर्तन को ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि निवर्तन जो होता है ना, वो नदियों के संदर्भ में भी ये वाला वर्ड यूज़ होता है कि जैसे ये नदी बह रही है और ये मुड़ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब है ना, इसका यहाँ पे जमाव होता रहता है और इधर पे कटाव होता रहता है, तो जहाँ पे जमाव होता है उसको निवर्तन वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो इस कारण से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि और साथ ही साथ आगे चल के ये जो निवर्तन शब्द है, ये निवर्तन शब्द जो है ना, वो आगे चल के नेतन बन गया। हाँ, निवर्तन का जो उच्चारण होता है, ये नेतन हो गया था आगे चल के, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो इतना खास है नहीं, ये वाला पोर्शन वैसे भी आपको मेंस में काम आएगा। फिर आता है साहित्य के ऊपर बात आती है। साहित्य में आपको प्री प्लस मेंस दोनों में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है? तो ठीक से देखिए। कलचुरी राज्य का सर्वप्रथम ज्ञात कवि जो था, वो मयूराज था, ठीक है? सर्व पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि कलचुरी राज्य का सर्वप्रथम ज्ञात कवि कौन था? अलग-अलग ऑप्शन आ जाएँगे, तो मयूराज, ये ध्यान रखिएगा। जो संभवतः कालंजर कलचुरी शाखा का राजा था, ठीक है? फिर इसने जो है, किसने, मायूराज ने 2 नाटक भी लिखे हैं, उदात्त राघव और ताप अ, तापस तापस वत्सराज, ठीक है? ये 2 इसने लिखे हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजशेखर है, ठीक है? राजशेखर के बारे में आपको अलग से 7 नंबर में या 10 नंबर में देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ-साथ मेंस ये आपका जो प्री हो रहा है ना, इसमें इसकी रचनाओं के बारे में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। राजशेखर का जो जन्म है वो यायावर कुल में हुआ था, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट तो यही हो गया। अब ये भले ही एमपीपीएससी में नहीं आया, मगर पी जिसका नाम है व्यापम, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से कुल से था, यायावर कुल से था ये। फिर क्या है, उसके पूर्वज जो हैं, पूर्वजों में थे इसके अकाल जल्द, ठीक है, सुरानंद, तरल, ये सब कौन थे? ये सब कवि थे, ठीक है? कविराज जो है ना, वो नाम मतलब वो नहीं है, ये भी उसके पूर्वजों में शामिल थे। राजशेखर है, उसने स्वयं को जो है वो महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि कहा है, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, अकाल जल्द आ गया, विल्हण आ गया, राजशेखर आ गया, तो कौन-सा आंसर हो जाएगा? राजशेखर। राजशेखर ने स्वयं को क्या कहा है? तो राजशेखर ने स्वयं को महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि कहा है। अब महाराष्ट्र कुल चूड़ामणि कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका संबंध महाराष्ट्र के राज्य से भी रहा होगा, ठीक है? अब ऐसे ही लिंक करके पढ़ा जाता है और याद की जाती है चीज़। ठीक है? फिर इसके बाद क्या है कि अकाल जल्द राजशेखर के पूर्वज कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के राजकवि थे। ठीक है? अब यहाँ से आप देखिए क्या कि हमने पहले जो देखा था ना कि महिपाल वगैरह के इसमें ये राजकवि थे और इन्होंने बाल रामायण और बाल भारती नामक रचना करी थी। ठीक है? गुर्जर प्रतिहार में मेनली। अभी तो हमने कलचुरी के पढ़े हैं, तो कलचुरी में कौन-सा हमने देखा था? युवराज देव प्रथम। है ना? युवराज देव प्रथम के ये दरबारी कवि थे। तो जब हम ये युवराज देव प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि इसमें आने से पहले ये गुर्जर प्रतिहार वंश के इसमें थे, ठीक है? महिपाल और महेंद्रपाल के इसमें, है ना? तो और फिर उन्होंने बाल रामायण, बाल भारती नामक रचनाएँ करी थी। फिर युवराज देव ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और आक्रमण जैसे ही किया, उसके बाद राजशेखर जो है वो वापस से ये कलचुरियों के इसमें आ गए थे। तो एक ये लिंक ये भी जोड़ते हैं कि वो इसलिए भी आ गए थे क्योंकि राजशेखर ने अपने पूर्वजों का अनुसरण किया था और वापस से कलचुरियों की शरण ली थी, क्योंकि उनके पूर्वज कलचुरी के ही राजकवि हुआ करते थे। तो कोक्कल प्रथम का राजकवि कौन था? अकाल अकाल जल्द थे, ठीक है? फिर राजशेखर के पिता कौन थे? राजशेखर के पिता का नाम धिक था, जो ये क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल का तंत्रपाल थे, ठीक है? कौन थे? राजशेखर के पिता, धिक। अब ये है ना, ये पूर्वज का लिखा हुआ है, पूर्वज मतलब ये तुरंत आप इसको लिंक मत कर लेना कि मतलब हम ये दादाजी की बात कर रहे हैं, दादाजी नहीं है ये, दादाजी से भी बड़े दादाजी हैं, ठीक है? बहुत पुरानी बात है ये।
फिर समय के साथ क्या हुआ, इन्होंने अपने चेंज किए होंगे। तो राजशेखर के पिता जो कौन थे, धिक थे। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के यहाँ तंत्रपाल बन गए। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी थी, ठीक है? नाम ही उसमें सुंदरी आ गया है और अवंती भी है। तो राजशेखर ने स्वयं अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में 3 बार उनके मतों का उल्लेख किया है। मतलब इन्होंने कुछ-कुछ मत दिए होंगे, उसका खुद का उल्लेख किसमें मिलता है हमें? काव्य काव्य मीमांसा में देखने को मिलता है। फिर अपनी प्यारी-प्यारी खूबसूरत पत्नी के आग्रह पर ही इन्होंने क्या करा कि प्राकृत भाषा में कपूर मंजरी नामक नाटक लिखकर अभिनीत किया था, ठीक है? कौन-सा नाटक लिखा है? कपूर मंजरी। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है? इसकी भाषा, संस्कृत नहीं थी, क्या थी इसकी भाषा? प्राकृत थी, ठीक है? तो प्राकृत को ध्यान रखिएगा कि इसकी भाषा कौन-सी यूज़ हुई है? प्राकृत भाषा यूज़ हुई। फिर गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल ने राजशेखर को कविराज की उपाधि दी थी। ये अभी उपाधि इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुर्जर प्रतिहार किंग हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ कविराज टू राजशेखर, है ना? गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने राजशेखर को कविराज की उपाधि दी थी? तो महेंद्रपाल ने दी थी, ठीक है? इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। अपने दिमाग में घोट लेना इसको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है? फिर आगे क्या आता है? आगे है कि महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबार में बाल रामायण, बाल भारत, संस्कृत नाटक एवं प्राकृत में कपूर मंजरी नाटक लिखे। ये जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था कि बाल रामायण और बाल भारत की रचना इन्होंने किसके दरबार में की थी? महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में की। ये दोनों के इसमें थे, महेंद्रपाल के भी इसमें भी थे और महिपाल के इसमें भी थे। कौन? राजशेखर। फिर आगे क्या आता है कि महिपाल के समय कलचुरियों का आक्रमण हुआ, जो हमने पहले भी देखा है, और राजशेखर जो है वो कलचुरियों के दरबार में कवि बन गए थे, ठीक है? फिर युवराज देव प्रथम के काल में राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी चुका है, ठीक है? ये मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा है, मगर शायद एटीपीओ का पेपर हुआ था या फिर ये फॉरेस्ट का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट वाला मेंस का वो भी, ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन तो ये आया था कि विद्वशाल भंजिका का लेखक कौन है, या फिर ये आया था कि राजशेखर ने निम्नलिखित में से कौन-सी रचना की है, ठीक है? और इसी विद्वशाल भंजिका में हमने आगे क्या देखा था कि इसी विद्वशाल भंजिका में जो आपका कलचुरी शासक है कौन? युवराज देव, हाँ, युवराज देव प्रथम जो है इनको उपाधि दी है कौन सी? उज्जैनी भुजंग वाली, ठीक है? और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट टैक्सेशन में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन, उज्जैनी जंग। हाँ, और इसी के साथ-साथ दूसरी कौन-सी एक और उपाधि हमें देखने को मिलती है? त्रिकालाधिपति, त्रिकालाधिपति करके एक है। मतलब ऊपर जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें चाहें तो पुराने वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैं इसके बारे में वर्णन किया, ठीक है? 1 मिनट थोड़ा साफ कर दूँ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना? युवराज देव प्रथम के काल में राजशेखर ने विदुषाल भंजिका नाटक और काव्य मीमांसा की रचना की थी। और यहाँ पे काव्य मीमांसा और यहाँ पे क्या है? कपूर मंजरी है, जो कहाँ पे लिखी थी इन्होंने? महिपाल और महेंद्रपाल के दरबार में लिखी, ठीक है? तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि विदुषाल भंजिका किसके दरबार में लिखी थी, या बाल रामायण, बाल भारत किसके दरबार में लिखी थी, ठीक है? तो ध्यान रखना। फिर बिलहरी अभिलेख है एक, इससे क्या ज्ञात होता है कि युवराज देव द्वितीय भी एक उत्कृष्ट कवि था, ठीक है? कौन? युवराज देव द्वितीय की बात हो रही है। वो कौन था? एक उत्कृष्ट कवि था, कहाँ से पता चलता है? बिलहरी अभिलेख, ठीक है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पे मैंने शामिल की हैं, वो ये हैं कि युवराज देव द्वारा गुर्गी में स्थापित एक शिव मंदिर की विशाल मुख्य प्रतिमा एवं तोरण द्वार वर्तमान में रीवा में स्थित है, ठीक है? गुर्गी, ये याद रखिएगा, तोरण द्वार रीवा में स्थित है। सागर शंकरगण के अभिलेख युक्त प्रस्तर फलक पर उत्कीर्ण प्रतिमाएं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये मूर्ति वगैरह के हिसाब से ये मैंने लिखा हुआ था। तेवर में कहाँ है? चौपाड़ खेलते उमा महेश्वर की मूर्ति फेमस है, ठीक है? तेवर। फिर भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर इस काल की महत्वपूर्ण रचना है। निर्माण से रानी अल्हण देवी का भी संबंध है, ठीक है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये 2022 के मेंस में पूछे हैं। मेंस में, वो पता है मेंस में तब हद होती है। पूछ रहे हैं कि 64 योगिनी किसने बनवाया? चलो ठीक है। काल पूछ रहे हैं भाई, टाइम। अब टाइम यार, इतिहासकारों को खुद को नहीं पता रहता, ये हमसे पूछ रहे हैं यार, ठीक है? अब इसी में ये अल्हण देवी का भी नाम ध्यान रखना। अब पेपर में तो ख़ैर अब नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है ना, देखो एमपीपीएससी की एक आदत है, ठीक है? एमपीपीएससी क्या करता है? क्वेश्चन ही रिपीट कर देगा। हाँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता एमपीपीएससी, क्वेश्चन ही रिपीट कर देगा।
थीम रिपीट नहीं करता एमपीपीएससी। हालाँकि अभी पिछले 2 बार में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी। जैसे कि 2020 में इन्होंने पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए महारत्न कंपनी, है ना? निम्नलिखित में से कौन-सी महारत्न कंपनी नहीं है? फिर 2021 के पेपर में इन्होंने क्या पूछा कि 2021 के पेपर में पूछा कि बीएचईएल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था, है ना? तो लिंक हो गया पिछले वाले क्वेश्चन से, मगर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, होता नहीं है जनरली। हालाँकि ये भी है कि एक ही बार हुआ है लिंक, फिर उसके बाद से बंद भी हो गया है। फिर भेड़ाघाट का 64 योगिनी हमने देख लिया, अल्हड़ देवी का संबंध है इससे, नौहट्टा का शिव मंदिर फेमस है, ठीक है? 19 सॉरी हाँ, 1795 के आसपास मैहर के पोलका मठ मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है? ईयर याद रखिएगा, पोलका मठ मंदिर बना था। वास्तुकला एवं मूर्तिकला की दृष्टि से ये नौहट्टा की अपेक्षा विकसित प्रतीत होता है, ठीक है? नौहट्टा कौन-सा है ये? फिर तेवर से प्राप्त कार्तिकीय तथा गाथा सप्तशती के दृश्य उल्लेखनीय हैं। राजा कर्ण ने काशी में कर्णमेरु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कर्णमेरु का मंदिर किसने निर्माण करवाया? राजा कर्ण ने करवाया। इसके अलावा भी कुछ-कुछ अगर मेरे को मिलेगा ना, तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। फिर है ना 11वीं सदी के विकसित मंदिरों में त्रिआयतन कर्ण मठ, है ना? जो कि राजा कर्ण देहरिया, अमरकंट मंदिर समूह और विराटेश्वर मंदिर सुहागपुर प्रमुख हैं। अब इसमें जो है अ, अब जो है ना आप इसको ये याद रखिएगा कि विराटेश्वर मंदिर कहाँ है? सुहागपुर में स्थित है। अमरकंटक मंदिर समूह तो ख़ैर ध्यान ही रहेगा और फिर त्रिआयतन कर्ण मठ मंदिर, ठीक है? इसमें वैसे हालाँकि ये विराटेश्वर मंदिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विराटेश्वर मंदिर को ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर है? सुहागपुर में है, राजा कर्ण ने इसको बनवाया है, ठीक है? और फिर ये काशी में जो है कर्णमेरू मंदिर भी है। सिक्कों के ऊपर बात करें तो सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पेपर में। त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम गंगेय देव था, इन्होंने टकसाल गतिविधियों पर ध्यान दिया और सर्वप्रथम गंगेय देव के साथ-साथ केवल यही था और किसी ने इसके ऊपर काम भी नहीं किया, ठीक है? इन्होंने इतना शानदार काम कर दिया था कि बाकी के जो परवर्ती काल थे, जो परवर्ती शासक थे, उन्होंने इन्हीं के द्वारा चलाए गए सिक्के, माप और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने भी सिक्के जारी करते रहे थे। अब सिक्के जारी करते रहे थे मगर शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आ जाए ना कि निम्नलिखित में से किसने टकसाल में काम किया? तो गंगेय देव थे। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, ठीक है? सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बड़ी संख्या में बनवाए थे इन्होंने। सोने के सिक्कों का तौल 61 से 62 ग्रेन था और टंका या गणा गणाकण कहते थे, टंका या फिर गणाकण कहते थे। चांदी, तांबे का वजन 60 ग्रेन था, ठीक है? फिर गंगेय देव द्वारा अंगीकृत लक्ष्मी प्रकार, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन-सा प्रकार था? लक्ष्मी प्रकार था, परवर्ती काल में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनके टाइम पे तो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था, आगे वाले टाइम पे ये ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था, ठीक है? तो ये जो था हमारा सामाजिक और इसके ऊपर बात हुई है हमारी स्थापत्य, साहित्य वगैरह के ऊपर। ये कौन-सा वंश था हमारा? त्रिपुरी के कलचुरी वंश था, ठीक है? तो ये आज हमारा त्रिपुरी के कलचुरी वंश समाप्त होता है, ये पार्ट 3 है ना? इसी तरीके से मैं अब आगे के भी लेक्चर लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून 2024 धन्यवाद।